प्रस्तुत है सुनीता द्विवेदी के द्वारा लिखी कहानी जिसका शीर्षक है निर्णय। अहिल्याबाई आवासीय इंटर कॉलेज हमीरपुर। सुबह 8:15। सुबह की प्रार्थना सभा के बाद जैसे ही सभी अध्यापक अपनी अपनी कक्षा की ओर जाने लगते हैं, तभी प्रधानाध्यापक कक्ष के बाहर एक लगभग 5 फुट 8 इंच का दुबला पतला आदमी चेक की शर्ट पहने, शर्ट थोड़ी बाहर को निकली हुई सी थी, कत्थई रंग की पैंट, बिखरे से बाल, पीठ पर एक छोटा सा बैग लादे, लगता था अभी अभी लंबे सफर से आया है, जोर जोर से चिल्लाते हुए, ये जो अभी नई अंग्रेजी की अध्यापिका आई है बहुत खराब है, इसका चरित्र अच्छा नहीं है, इसकी वजह से मेरा घर बर्बाद हो गया, इससे दूर रहना। तभी आवाज सुनकर प्रधानाध्यापक बाहर आते हैं। कार्यालय के और भी कर्मचारी बाहर आकर, ए सुनो, चलो जरा बाहर आओ, यहाँ पर ऐसे शोर क्यों मचा रहे हो। प्रधानाध्यापक, सुनिए, आप पढ़े लिखे जान पड़ते हैं, कहाँ से आए हैं। हमारे विद्यालय की शिक्षिका के लिए अब शब्द नहीं बोल सकते। मैं अभी आपको आराम से समझा रहा हूँ, अगर नहीं माने तो कार्यवाही भी कर सकता हूँ। इतना सुनते ही वह बाहर की ओर जाने लगता है। प्रधानाध्यापक चपरासी से कहते हैं, सुनो जरा देख कर आना, ये कहाँ जा रहा है। चपरासी पीछे पीछे जाता है, देखता है कि वह तो विद्यालय के गेट पर खड़े ऑटो रिक्शा में बैठकर चला जाता है। चपरासी लौटकर, सर वह आदमी तो तुरंत चला गया। अच्छा ठीक है, तुम जाओ अपना काम करो। कुछ देर बाद प्रधानाध्यापक अपने मेज पर रखी घंटी बजाते हैं। चपरासी दौड़ कर आता है, सर आपने बुलाया। हाँ, जाओ जरा प्रथा मैडम को बुला कर लाओ। अच्छा सर, अभी जाता हूँ। नई अंग्रेजी की मैडम ना? हाँ हाँ, उन्हीं को। चपरासी दौड़कर ऊपर वाली कक्षा में जाता है। कक्षा 9 में वह पढ़ा रही थी। मैडम, आपको सर बुला रहे हैं। प्रथा, अच्छा चलो हम आते हैं। प्रथा के चेहरे पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ऐसा जान पड़ता था कि उसे इस बात का भान पहले से ही था। वह आराम से किताब को मेज पर उल्टा रखती है और अपने नीले रंग की साड़ी, जिस पर हल्के गुलाबी रंग की किनारी होती है, पल्ला ठीक करती है। प्रधानाध्यापक कक्ष के सामने पहुंचकर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ हाँ आइए। मैडम, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। प्रथा कहती है, यही कि मेरी कक्षा में जाने के तुरंत बाद जो आदमी मेरे लिए अपशब्द बोल रहा था वह कौन है? प्रधानाध्यापक, हाँ बिल्कुल। प्रथा, वो मेरे पति हैं, अनिरुद्ध सिंह, बैंक में ऑफिसर हैं। पूरे वार्तालाप के समय प्रथा की नजरें नीचे की ओर होती हैं। प्रधानाध्यापक सुनकर स्तंभित होकर उसे देखते हैं। तभी प्रथा, अच्छा सर मैं जाऊं? और अपनी नजरें ऊपर की ओर करती हैं। प्रथा की आंखें पूरी तरह से अश्रु से नहाई लग रही थीं, पर एक भी बूंद उस नदी रूपी आंख से बाहर न आई। बस ऐसा जान पड़ता था वह अगले किसी प्रश्न के लिए तैयार ना थी। प्रधानाध्यापक, हाँ हाँ आप जाइए। वह तेजी से बाहर निकलती है, अपने चेहरे को ऊपर की ओर करती है, जैसे आसमान में देखने के बहाने आंखों में भरे आंसुओं को खुद पीना चाहती हो। कक्षा में जाते वक्त 2 अध्यापिकाएं आपस में बात कर रही होती हैं। अरे ये कैसी औरत है, कहाँ से आ गई, आते ही माहौल खराब कर दिया, देखने में तो बड़ी सुंदर लगती है। दूसरी अध्यापिका, काहे की सुंदर, लक्षण तो अच्छे होने चाहिए। तभी प्रथा वहां आ जाती हैं। दोनों अध्यापिकाएं शांत हो जाती हैं। प्रथा का आज इस विद्यालय में पहला दिन था। शाम को प्रथा हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहने, माथे पर छोटी लाल बिंदी, उसकी लंबी सी चोटी जो काफी ढीली बंधी हुई थी, उसकी बीच की मांग के दोनों तरफ बालों के लंबे लंबे छल्ले लटक रहे थे। छल्ले उसके गालों पर ऐसे आ रहे थे जैसे उसके गालों को छूकर गर्व महसूस कर रहे हों। प्रथा एक हाथ में सूती हरे रंग का थैला लिए और दूसरे हाथ से 7-8 वर्ष का बच्चा पकड़े हुए थी। जैसे ही सामान बेचने वाली गाड़ी के पास आती है, वहां खड़े लोग उससे दूर हट जाते हैं। प्रथा सामान लेकर वापस जाने लगती है तो गाड़ी वाला, मैडम जी मेरा नाम सूरज है, आपको कुछ भी सामान मंगाना होगा मैं लाकर दे दूंगा। प्रथा कहती है, ठीक है सूरज। सूरज, ये आपका बेटा है? प्रथा, हाँ बहुत प्यारा है।
प्रथा नए सिरे से अपने जीवन को शुरू करने में लग जाती हैं। उसका बेटा सिद्धांत स्कूल जाने लगता है। वह भी विद्यालय के कार्यों में व्यस्त हो जाती हैं, लेकिन आसपास के लोग उसे स्वीकार नहीं करते। बस एक नर्स होती है जो प्रथा से हंसकर बात करती है। उसका नाम लावण्या होता है। कुछ दिनों बाद एक बच्ची काफी बीमार हो जाती है। लावण्या बहुत परेशान हो जाती है। उस समय प्रथा उसका साथ देती हैं। दोनों रात भर बच्ची की देखभाल करते हैं। प्रथा भी एक लेप बनाकर लगाती हैं, काढ़ा पिलाती हैं, जिससे सुबह तक बच्ची को आराम हो जाता है। लावण्या कहती है, प्रथा मैम, आप तो वैद्य निकली, इतना सब कुछ आप कैसे जानती हैं? प्रथा, मेरे दादाजी बड़े वैद्य थे, मैं उनकी दवाइयां बनाती थी, वहीं से थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ। इस तरह प्रथा और लावण्या की अच्छी दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे प्रथा को 8 महीने बीत जाते हैं। एक दिन शाम प्रथा के घर के दरवाजे की घंटी बजती है। प्रथा दरवाजा खोलती है तो अनिरुद्ध सामने खड़ा रहता है। तेजी से दरवाजे पर हाथ मारता है। इतनी देर लगा दी दरवाजा खोलने में, क्या कर रही थी? कुछ भी तो नहीं, कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही, अपने बेटे से मिलने नहीं आ सकता? मेरा ही है ना, किसी और का तो नहीं। प्रथा शांत रहती है। कहाँ है मेरा बेटा? प्रथा कहती है, पढ़ने गया है लावण्या के घर। तभी अनिरुद्ध, कुछ खाने को दे दो। प्रथा थाली में सूखी सब्जी और रोटी देती है। खाना खाने के बाद अनिरुद्ध, प्रथा यहां आओ मेरे पास। मैं इतना खराब आदमी नहीं हूं, तुमसे अपना बेटा मांग रहा हूं। मैं तो तुमसे कहता हूं, नौकरी छोड़कर मेरे घर में रहो, मेरे माँ बाप की सेवा करो। प्रथा, अच्छा अब तुम जाओ, सिद्धांत आने वाला होगा। नहीं, मैं तो अपने बेटे से मिलकर जाऊंगा। प्रथा कहती है, तुम मुझे तलाक क्यों नहीं दे देते? अनिरुद्ध प्रथा के बालों को सहलाते हुए, तुम मेरी बात मान लो। प्रथा उसके हाथ को हटाती है। वह फिर उसकी बाह पकड़ लेता है। बैठो तो। प्रथा समझ नहीं पाती क्या करे। तभी सिद्धांत आ जाता है। माँ, मैं आ गया। और अंदर आते ही, अरे मेरे पापा आए हैं, आप कहाँ थे, क्यों नहीं आए अब तक? प्रथा शांत हो जाती है। दोनों बाप बेटे आपस में बातें करने लगते हैं। अनिरुद्ध बेटे के सो जाने के बाद प्रथा को अपनी बाहों में लेता है। प्रथा को ऐसा महसूस होता है जैसे सैकड़ों सूरजों की तपिश उसे घेरे हुए है। वह भागना चाहती है, बस बेटे को आहत नहीं करना चाहती, इसलिए शांत रहती है। सुबह प्रथा नहाने जाती है तो गुसलखाने का नल चलाकर बैठ जाती है। उसे समझ नहीं आता वह कैसी जिंदगी जी रही है। तभी अनिरुद्ध की आवाज आती है, प्रथा आओ, मुझे नाश्ता दे दो। प्रथा उसे जल्दी से नाश्ता देती है। नाश्ता करते हुए, क्या सोचा तुमने, बेटे को ले जाऊं या तुम भी चलोगी? प्रथा, ना मैं चलूंगी और ना मेरा बेटा। इतना सुनते ही वह थाली को तेजी से धकेल देता है और उठकर जाने लगता है। बैग उठाता है, जूते पहनता है और बड़बड़ाता हुआ, तू नहीं सुधरेगी बेगैरत औरत, तेरी जैसी को मैं सुधार दूंगा। तभी लावण्या एक थैली में सामान लेकर अंदर आती है। दरवाजा खुला ही होता है। प्रथा घर के एक कोने में बैठी होती है। बिखरे बाल, आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। लगता था आज यहाँ आंसुओं का सैलाब आ जाएगा। लावण्या कहती है, आप इस आदमी को क्यों सुनती हैं? कितना बोल रहा था, बाहर सभी सुन रहे थे। मैं तो शादी नाम से ही घृणा करती हूँ। एक आदमी मेरी माँ के जीवन में आया था और बिन ब्याही माँ बनाकर भाग गया, जिसका बोझ आज तक मेरी माँ ढो रही है। लावण्या बगल में बैठकर बोले जा रही थी। लावण्या की आंखें लाल थीं, उसका चेहरा तमतमा रहा था। प्रथा लावण्या का हाथ पकड़कर, मैंने कुछ गलत नहीं किया है लावण्या, हम 3 भाई बहन हैं। मैं बड़ी हूँ, मुझसे छोटी बहन सांची और भाई अभय। मैं 8 वर्ष की थी तभी मेरी माँ चल बसी। मेरे पिताजी सरकारी दफ्तर में बाबू थे। मेरी नौकरी पढ़ाई खत्म होने के साथ ही लग गई थी। तभी किसी ने अनिरुद्ध का रिश्ता बताया। अनिरुद्ध मुझसे काफी बड़े थे, हम दोनों में 9 साल का अंतर था। पिताजी ने ज्यादा कुछ पता नहीं लगाया और मेरी शादी अनिरुद्ध से हो गई। मैं अपने ससुराल पहुंची, अनिरुद्ध के साथ रही। मुझे अनिरुद्ध में कुछ भी असामान्य नहीं लगा। 8 दिन बाद मैं पिताजी के साथ
मायके वापस आ गई। दोबारा जब 2 महीने बाद मेरी विदाई का समय आया तो मेरे ससुर जी ने कहा कि प्रथा को सीधे दुर्गापुर भेज देना, अनिरुद्ध के साथ रह लेगी। मेरा टिकट करवा दिया गया। अनिरुद्ध स्टेशन पहुंच गए थे। मैं सारे रास्ते यही सोच रही थी कि जब मैं अनिरुद्ध को खुशखबरी दूंगी कि वह पापा बनने वाले हैं तो वह बहुत खुश होंगे। हम घर पहुंच गए। अनिरुद्ध ने ताला खोला। मैं थोड़ा रुकी हुई थी। अनिरुद्ध पहले अंदर चले गए, उनके पीछे पीछे मैं। तभी पीछे कमरे से आवाज आती है, अनिरुद्ध तुम कहाँ मुझे बंद करके चले गए थे? मुझे समझ नहीं आ रहा था ये कौन है, यहाँ क्या चल रहा था। मैं कुछ समझ पाती तभी अंदर से एक महिला लाल रंग की गाउन पहने, बाल कटे से गर्दन तक थे, बाहर आती है। अनिरुद्ध के गले में बाहें डालकर, तुम चले जाते हो, मेरा मन नहीं लगता। तभी उसकी नजर प्रथा पर पड़ती है। वह पीछे हट जाती है। अनिरुद्ध कहता है, प्रथा ये कंचन है, मेरे ऑफिस में काम करती है। मैं कंचन से प्यार करता हूँ। तुम यहाँ आराम से रहो, छुट्टियां खत्म होने पर मैं तुम्हें विद्यालय छोड़ आऊंगा। प्रथा कहती हैं, मेरी हालत ऐसी थी मानो शून्य में विचरण कर रही हूँ। मेरे कानों में सीटियां बज रही थीं। मुझे अनिरुद्ध की बाद की कुछ भी बातें सुनाई न दी थी। न जाने कब उसी कोने में बैठ जाती हूँ, उसी हालत में रात भर बैठी रहती हूँ। इस समय प्रथा की गले की आवाज बंद सी हो जाती है। तभी लावण्या उसे पानी देती हैं। ऐसा लगता था प्रथा एक घूंट में ही पानी का पूरा गिलास पी जाएगी। कुछ देर शांत रहने के बाद मैं उसी हालत में पिताजी के घर वापस आ जाती हूँ। पिताजी को सारी बातें बताती हूँ। पिताजी कहते हैं, शांत हो जाओ, मैं बात करता हूँ अनिरुद्ध से। फिर सबकी बातें। पिताजी कहते हैं, कोई ऐसा कदम न उठाना जिससे तुम्हारी छोटी बहन और भाई के होने वाले रिश्ते पर असर हो। सास ससुर चाहते थे मैं जाकर उनके साथ रहूं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मैं क्या चाहती हूँ ये किसी ने नहीं पूछा। कुछ दिन घर रुकने के बाद मैं विद्यालय आ जाती हूँ, लेकिन अनिरुद्ध को मेरा आराम से रहना मंजूर ना था। वह कभी भी विद्यालय आ जाता और कुछ न कुछ हंगामा करके ही जाता था। लोग मुझे अजीब नजरों से देखने लगे थे। उन्हें लगता था मुझ में ही कमी है। 9 महीने बाद मेरा बेटा पैदा हुआ। किसी ने मेरी मदद नहीं की। मेरे पिता आए लेकिन बोले, प्रथा तुम या तो अपनी ससुराल चली जाओ, नहीं तो मैं समझूंगा तुम मेरे लिए मर गई हो। मैंने कुछ समय बाद ही उस विद्यालय को छोड़कर दूसरे विद्यालय में नौकरी कर ली। लेकिन अनिरुद्ध कुछ दिनों बाद वहां आकर भी मुझे परेशान करता रहा। इस समय तक मेरे भाई बहन अपनी जिंदगी में खुश थे। उनकी शादियां हो गई थीं। तभी मैंने तलाक के लिए प्रार्थना पत्र दे दिया। प्रथा लावण्या के गले लग जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। लावण्या, मैं तो बताने आई थी कि मेरा चयन मेरे गांव रामपुर के सरकारी अस्पताल में हो गया है। मैं जा रही हूँ। प्रथा घबरा कर, अरे मैं कैसे रहूंगी, यहाँ मेरा कोई नहीं है। लेकिन फिर संभल कर, नहीं तुम जाओ, तुम्हारी माँ को तुम्हारी जरूरत है। लावण्या, ये मेरा पता है, जब भी आपको मेरी जरूरत हो याद करना। अच्छा प्रथा मैम, मैं चलती हूँ। कुछ समय बाद आज प्रथा का बेटा 10 साल का हुआ। उसी समय अनिरुद्ध तूफान की तरह आता है, सरकारी कागजों के साथ, और प्रथा के हाथों से उसके जीवन का सहारा छीन कर ले जाता है। प्रथा एक बार फिर हारी हुई घर के कोने में बैठ जाती है। 2 दिन तक वह एक ही स्थिति में बैठी रहती है। तीसरे दिन, अरे इस प्रथा का दरवाजा तो खुला है, कोई अंदर भी नजर नहीं आता। क्या हुआ, मर गई क्या? कुछ कहते हैं, नहीं लाश तो नहीं है यहाँ। फिर कुछ कहते हैं, तो क्या किसी के साथ भाग गई? अच्छा हुआ हमारे विद्यालय का कलंक तो हटा। लगभग 10 वर्ष बाद एक आदमी पहाड़ों पर देवदार के ऊंचे ऊंचे वृक्षों के बीच बने एक बड़े से आश्रम रूपी घर के दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाता है। दरवाजा खुलता है, वह वहीं गिर जाता है। देखकर जान पड़ता था वह किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित है। सफेद बड़े बड़े गंदे से बाल, जैसे महीनों से नहाया ना हो। आंखें धसी सी, शरीर एकदम पतला, लगता था हड्डियां ही बची हैं। घर के अंदर से जो औरत आती है उसे देखकर, प्रथा तुम मिल गई,
और बेहोश हो जाता है। प्रथा अनिरुद्ध ऐसी हालत में? प्रथा अपने यहाँ काम करने वाले लड़कों चमन और सुखवीर को बुलाती है। सुनो जरा, इनको अंदर खटिया पर लिटाने में मेरी मदद करो। मैं इनके लिए लेप बना देती हूँ, लगा देना और काढ़ा पिला देना। तभी चमन कहता है, वो जो कल बूढ़ी काकी आई थी, उनके काढ़े का भी समय हो गया है। प्रथा, अच्छा, मैं अभी काढ़ा बना देती हूँ। काढ़ा बनाते हुए उसी रात को याद करती हैं जब अनिरुद्ध उसके बेटे को ले गया था। वह कितनी बुरी हालत में लावण्या के घर पहुंची थी। लावण्या ने उसे अपनी बड़ी बहन की तरह संभाला, उसे नया रास्ता दिया। आज लावण्या की एक बेटी है जिस पर प्रथा जान देती है और उसका पति भी प्रथा के सभी कामों में मदद करता है। चमन, दीदी, जो आदमी आया था उसे होश आ गया है, आपको बुला रहे हैं। प्रथा जैसे ही अनिरुद्ध के पास पहुंचती है, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, बड़ी मुश्किल से पता चला कि तुम इस आश्रम में लोगों को आयुर्वेदिक उपचार देती हो। मुझे तपेदिक हो गया है, डॉक्टरों ने मना कर दिया है। मुझे तुमसे माफी मांगनी थी। मैंने तुमसे तुम्हारा बेटा छीना था, इसलिए ईश्वर ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। मैंने बेटे को अपने माँ बाप के पास रख दिया था। वह उनके असीमित लाड़ और पैसे की अधिकता में बहुत बिगड़ गया था। उसी की चिंता में उनका स्वर्गवास हो गया। फिर मैंने सिद्धांत को अपने पास रखा। वह वहां भी रात रात भर घर नहीं आता था, शराब पीने लगा था। इन्हीं कारणों से कंचन भी मुझे छोड़कर चली गई। धीरे धीरे मेरा पैसा, जमीन जायदाद सब कुछ मिट्टी में मिला दिया, मुझे सड़क पर ला दिया। अभी एक दिन पता लगा कि अपने दोस्तों के साथ सिद्धांत आ रहा था, उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। वह वहीं पर भगवान को प्यारा हो गया। प्रथा सुनते ही, क्या? एक बार तो उसका दिल बैठ गया हो, पर संभल कर। मेरी ऐसी हालत है कि मैं एक कदम नहीं चल सकता। बस अपने अंतिम समय में तुमसे माफी मांगकर मरना चाहता हूं। तभी अनिरुद्ध को एक तेज हिचकी आती है और उसकी सांसें थम जाती हैं। प्रथा एक पल रुक कर, चमन सुनो, इनको ले जाकर अच्छे से इनका अंतिम संस्कार करवा देना और ये पैसे ले लो, 5 पंडितों को खाना भी खिला देना। प्रथा अपनी बिंदी निकालती हैं और गले के काले मोतियों की माला जो वह हमेशा पहनती हैं उसे उतारती हैं और खिड़की पर जाकर उगते हुए सूरज की किरणों को निहारती हैं। तभी सुखवीर आता है। दीदी, 2 मरीज बाहर दरवाजे पर खड़े हैं, उन्हें बुला लूं? प्रथा सुखवीर की ओर मुड़कर अंदर लाने के लिए अपने सिर को हिलाकर सहमति देती हैं और स्वयं काढ़ा बनाने में व्यस्त हो जाती हैं। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और फिर मिलते हैं आपके अंतर्मन को छू लेने वाली मेरी नई कहानी के साथ।